ओके, अब देखते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी ऑर्गन शिफ्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट पैथोलॉजिकली, उसे कहते हैं ऑर्गन प्रोलैप्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नॉर्मल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ कितनी होती है? 6 to 8 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना याद रखना, नॉर्मल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ 6 to 8 सेंटीमीटर। अब हर्निएशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, ये या तो यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स हो सकता है या फिर वजाइनल प्रोलैप्स। ये दोनों की मैनेजमेंट अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग से पढ़ेंगे, यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स एंड वजाइनल प्रोलैप्स। उससे पहले हम देख लेते हैं सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस की एनाटॉमी। अब सपोर्ट ऑफ द यूट्रस को 3 तरह से सपोर्ट मिलता है। एक होता है मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा लिगामेंटस सपोर्ट और तीसरा मस्कुलर सपोर्ट। सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है ड्यू टू एंगल ऑफ द, जो यूट्रस में एंगल्स होता है उसके वजह से। पहला एंगल है एंगल ऑफ एंटीवर्जन, वी आ रहा है तो बिटवीन वजाइना एंड द सर्विक्स। एंगल ऑफ एंटीवर्जन इट इज़ बिटवीन वजाइना एंड सर्विक्स, जो होता है 90 डिग्री। फिर एंटी फ्लेक्शन, एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस के बीच में एंटी फ्लेक्शन जो है 120 डिग्री। एंटी वर्जन 90 डिग्री बिटवीन वजाइना एंड सर्विक्स, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोलैप्स जो होगा वो होगा ये रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस। नॉर्मली इस तरीके से उसकी ओरिएंटेशन होती है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोलैप्स होगा वो इस तरीके से सीधा हो जाएगा और फिर प्रोलैप्स कर जाएगा यूट्रस। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ प्रोलैप्स का, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। अब ये एंगल ऑफ एंटीवर्जन होता है, वो मेंटेन कौन करके रखता है? वो होता है राउंड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट वो ये एंगल ऑफ एंटीवर्जन को मेंटेन करके रखता है। दूसरा ये रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, वो प्रिवेंट कौन करता है? कौन सा लिगामेंट? तो वो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट प्रिवेंट करता है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस मोर देन राउंड लिगामेंट। तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन वो आता है राउंड लिगामेंट, प्रिवेंशन ऑफ रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस वो आता है बाय यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। ये मैकेनिकल सपोर्ट। अब लिगामेंट सपोर्ट, तो 3 लिगामेंट याद रखना है। ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, ये हमारा यूट्रस है या फिर सर्विक्स है, यहाँ आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे सैक्रम और ये लेटरल पेल्विक हुआ। सर्विक्स या फिर यूट्रस को आगे से सपोर्ट कौन करता है? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, जो अटैच होता है इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट एंटीरियरली होता है। पोस्टीरियरली होता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट पोस्टीरियरली होता है। फिर ऑन द साइड वॉल लेटरल पेल्विक वॉल में अटैच होता है ये कार्डिनल लिगामेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कार्डिनल लिगामेंट या फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या फिर मैकेंडोट्स लिगामेंट, इसके 3 नाम है, कार्डिनल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एंड मैकेंडोट्स लिगामेंट। तो 3 लिगामेंट हो गए, प्यूबो सर्वाइकल, कार्डिनल एंड यूट्रो सर्वाइकल। और कहाँ पे उनकी अटैचमेंट होती है वो भी देख लिया हमने कि ये है इमेज ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये होगा यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। और ये जो लेटरल पेल्विक वॉल की तरफ जा रहा है वो होगा लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट, लेकिन ये कार्डिनल लिगामेंट या फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। और आगे की तरफ जो आएगा वो होगा प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। दूसरा कि ब्रॉड लिगामेंट जो है वो सपोर्ट ऑफ द यूट्रस नहीं करता, कि ये पूरा है ब्रॉड लिगामेंट, वो सपोर्ट ऑफ द यूट्रस प्रोवाइड नहीं करता, ये भी याद रखना कि ये 3 स्ट्रक्चर्स देख लिए। ये प्राइमरी सपोर्ट है। सेकेंडरी सपोर्ट वो होता है बाय राउंड लिगामेंट, लेकिन प्राइमरी ये 3 लिगामेंट, सेकेंडरी सपोर्ट बाय राउंड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। अब मसल्स सपोर्टिंग द यूट्रस, मस्कुलर सपोर्ट देख लेते हैं। तो इट इज़ गिवन बाय यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड पेल्विक डायफ्राम। अब यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड पेल्विक डायफ्राम, उसके ही मसल्स वो सपोर्ट करता है यूट्रस को। तो ये यूट्रस है, तो जो मसल सपोर्टिंग यूट्रस उसका एक निमोनिक है ब्लेस्ड, BLESD, ब्लेस्ड। B से बल्बोस्पॉन्जियोसिस, L से लिवेटर एनाई में 2 मसल आते हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस। ओके, प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस, इस्चियोकॉक्सीजियस नहीं आता। लिवेटर एनाई में प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस। फिर E से एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, S से सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, D से डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो ये मस्कुलर सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस। ओके, मसल्स विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई वो है इस्चियोकॉक्सीजियस। ये लिवेटर एनाई उसे ही बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम, उसे ही बोलते हैं हम पेल्विक डायफ्राम। उसके नीचे वो प्रेजेंट होता है यूरोजेनिटल डायफ्राम। इस्चियोकैवर्नोसिस एंड इस्चियोकॉक्सीजियस वो सपोर्ट नहीं करते यूट्रस को। इस्चियो आए तो वो सपोर्ट नहीं करता यूट्रस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस मस्कुलर सपोर्ट हुआ लिवेटर एनाई, उसमें भी प्यूबोकॉक्सीजियस। लिवेटर एनाई इज सप्लाइड बाय पुडेंटल नर्व, तो पुडेंटल नर्व की इंजरी होगी तो उसमें प्रोलैप्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और ये अदर मसल्स जो हमने पहले देखे थे, सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल, बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड एक्सटर्नल यूरेथ्री स्फिंक्टर। ये है इमेज ऑफ द मस्कुलर सपोर्ट। ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का वो है लिवेटर एनाई मसल या फिर ये पेल्विक डायफ्राम। उसके नीचे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये है यूरोजेनिटल डायफ्राम। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा हो ये है बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल।
अब ये पेल्विक डायफ्राम या फिर लिवेटर है ना, और ये यूरोजेनिटल डायफ्राम जो फॉर्म कौन करता है, ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये डीप पेरिनियल स्पेस, डीप पेरिनियल पाउच, और ये डीप ट्रांसवर्स मसल या फिर यूरोजेनिटल डायफ्राम, उसके नीचे एक फेशिया प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया या फिर कोलिस फेशिया। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है वो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये भी एक याद रखना है, मेन चीज़ याद रखना है कि ये पेल्विक डायफ्राम फॉर्म कौन करता है, लिवेटर एनाई, ट्यूबोकॉक्सीजस एंड इलियोकॉक्सीजस, लिवेटर एनाई के पार्ट्स। फिर ये यूरोजेनिटल डायफ्राम ये कौन फॉर्म करता है, एक तो ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, सुपीरियर फेशिया, ये जो है ये सुपीरियर फेशिया, और ये डीप फेशिया या फिर इन्फीरियर फेशिया। तो ये मस्कुलर सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, ब्लेस्ड याद रखना है, BLESD। अब सपोर्ट्स ऑफ वजाइना देख लेते हैं। सपोर्ट ऑफ यूट्रस हमने देख लिया, अब सपोर्ट्स ऑफ वजाइना। तो उस सपोर्ट्स ऑफ वजाइना को 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है, और इसे कहते हैं डी लांसी लेवल्स ऑफ सपोर्ट। ओके, डी लांसी लेवल्स ऑफ सपोर्ट। तो लेवल 1, 2 एंड 3। लेवल 1 सबसे ऊपर होगा, उसके बाद लेवल 2 और लास्ट में लेवल 3। तो लेवल 1 सपोर्ट जो है अपर लेवल, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। कि जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस में जो मेन लिगामेंट थे, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल नहीं आता इसमें, कार्डिनल एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। तो वो हो गया लेवल 1 सपोर्ट। लेवल 2 में फेशिया, ये 2 फेशिया है और लिवेटर एनाई मसल। अब ये फेशिया क्या है, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया एंड रेक्टो वजाइनल फेशिया। तो ये वाली इमेज में देख लो, ये है हमारा वजाइना, ये है हमारा रेक्टम, ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। वजाइना के सपोर्ट हमने कौन से 2 फेशिया थे, प्यूबो सर्वाइकल एंड रेक्टो वजाइनल। तो प्यूबो सर्वाइकल वो आगे की तरफ होगा एंटीरियरली, ये बिटवीन ब्लैडर एंड द वजाइना, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया। तो ये आगे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पीछे होगा रेक्टो वजाइनल फेशिया जो पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रस को, सॉरी वजाइना को। एंटीरियरली प्यूबो सर्वाइकल फेशिया एंड पोस्टीरियरली रेक्टो वजाइनल फेशिया या फिर सेप्टम के 2 फेशिया हो गए, और बाद में लिवेटर एनाई मसल जिसमें प्यूबोकॉक्सीजस एंड इलियोकॉक्सीजस। फिर लेवल 3 सबसे नीचे की साइड बाय पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड यूरोजेनिटल डायफ्राम। जो यूरोजेनिटल डायफ्राम देखा था, और जो कि यूरोजेनिटल डायफ्राम और ये इसकी जो इन्फीरियर मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन यही इन्फीरियर लेवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वजाइना। तो होपफुली ये क्लियर हो गए वो लेवल 1, 2 एंड लेवल 3 सपोर्ट्स ऑफ द वजाइना। लेवल 1 में कार्डिनल एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, लेवल 2 में एंटीरियरली प्यूबो सर्वाइकल, पोस्टीरियरली रेक्टो वजाइनल एंड लिवेटर एनाई मसल, एंड इन्फीरियर में यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब अलग अलग लेवल के सपोर्ट में डिफेक्ट आएगा तो अलग अलग टाइप के प्रोलेप्स होंगे इन द वजाइना। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे वो देख लेते हैं। तो अगर डिफेक्ट इन द अपाइकल सपोर्ट आया तो इट विल लीड टू यूट्रो वजाइनल प्रोलेप्स, एंटीरोसील एंड पोस्ट हिस्टेक्टोमी वोल्ट प्रोलेप्स। मतलब जो ऊपर वजाइना का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो अफेक्ट होगा। तो इसमें यहाँ पे आता है ये एंट्रोसील आता है, उसके बाद यूट्रो वजाइनल प्रोलेप्स, और तीसरा ये वोल्ट प्रोलेप्स। कि ये अपाइकल सपोर्ट में अगर डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट इन लेवल 2 तो क्या होगा, सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। अगर डिफेक्ट इन लेवल 3 आया तो रेक्टोसील भी हो सकता है, यूरेथ्रोसील एंड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपाइकल सपोर्ट में डिफेक्ट आया तो फिर होगा यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स, एंटेरोसील या फिर वोल्ट प्रोलैप्स। ये इंपॉर्टेंट है, वोल्ट प्रोलैप्स, एंटेरोसील एंड यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स। लेवल 2 में डिफेक्ट आया तो फिर सिस्टोसील एंड रेक्टोसील, सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। लेवल 3 में डिफेक्ट आया तो फिर रेक्टोसील तो नहीं होगा, रेयरली होगा, रेक्टोसील ज़्यादातर लेवल 2 में होता है। यूरेथ्रोसील याद रखना है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और लास्ट में लैक्स्ड पेरिनियम। क्योंकि जो पेरिनियम बॉडी होती है, पेरिनियल मसल होता है, वो लेवल 3 को भी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए लैक्स्ड पेरिनियम, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड यूरेथ्रोसील ये होगा अगर डिफेक्ट यहाँ लेवल 3 हुआ तो। ये फिर से ये होगा क्लासिफिकेशन वजाइनल प्रोलैप्स का। एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स। एंटीरियर में अपर 2/3 वजाइनल वॉल डिफेक्ट हुई तो फिर सिस्टोसील होगा, लोअर 1/3 में हुई तो फिर यूरेथ्रोसील होगा। इसी तरह पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स में अगर अपर 1/3 डिफेक्ट हुई तो फिर एंट्रोसील, मिडल 1/3 तो रेक्टोसील एंड पोस्टीरियर 1/3 तो फिर लैक्स्ड पेरिनियम। इस इमेज में भी देख सकते हो, ये वजाइना है, ये रेक्टम है, ये हमारा पाउच ऑफ डगलस, ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स उसमें अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। अपर 2/3 हुआ तो सिस्टोसील, लोअर 1/3 हुआ तो यूरेथ्रोसील। इस तरह पोस्टीरियर वॉल में अपर 1/3 हुआ तो फिर एंट्रोसील, मिडल 1/3 हुआ तो फिर रेक्टोसील, और लास्ट में लैक्स्ड पेरिनियम। तो ये वजाइनल प्रोलैप्स के टाइप्स। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन रेक्टोसील एंड एंट्रोसील। तो एक तो जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें अगर हमें बल्ज जो है वो टिप ऑफ द फिंगर हुआ तो वो होगा हमारा एंट्रोसील, अगर पल्प ऑफ द फिंगर में बल्ज फेल्ड हुआ तो वो होगा हमारा रेक्टोसील। दिया हुआ है ऑन द पीआर एग्जामिनेशन, बल्ज फेल्ड ऑन द टिप तो फिर वो होगा एंट्रोसील, पल्प देन वो होगा रेक्टोसील।
ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। एंट्रोसिल वो पॉजिटिव होगा और रेक्टोसिल वो नेगेटिव होगा। और ये मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स वो देख सकते हैं। इसमें यूट्रस प्रोलैप्स की मैनेजमेंट जैसे नहीं कि अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एज वाइज अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। इसमें तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एज और पेरिटी। सारे कोई भी वजाइनल प्रोलैप्स का कोई भी पेशेंट है उसमें हमें यही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। तो सिस्टोसिल एंड यूरेथ्रोसिल जो एंटीरियर वजाइनल वॉल डिफेक्ट है उसमें हम करेंगे एंटीरियर कोल्पोग्राफी। इसमें जो भी लैक्स्ड पोर्शन होता है, जो वीक पोर्शन होता है वजाइनल वॉल का, उसे हम कट कर देंगे और फिर सूचर ले लेंगे। सूचर हम इंटरप्टेड सूचर लेंगे टू अवॉइड फाइब्रोसिजन या फिर अडिशन फॉर्मेशन। इंटरप्टेड सूचर्स के सिस्टोसिल एंड यूरेथ्रोसिल का एंटीरियर कोल्पोग्राफी। एंट्रोसिल में हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन या मोस्ट प्रिफर्ड प्रोसीजर इज मैकाल कल्डोप्लास्टी। मैकाल कल्डोप्लास्टी इसमें हम एंट्रोसिल में ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना होती है उसे हम यूट्रोसेक्रल लिगामेंट के साथ अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो उसे कहते हैं मैकाल कल्डोप्लास्टी। सिर्फ इतना याद रखना, प्रोसीजर का नाम याद रखो तो वही बहुत है। एंट्रोसिल में मैकाल कल्डोप्लास्टी। फिर रेक्टोसिल एंड लैक्स्ड पेरिनियम जो पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट है उसमें पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोग्राफी। कोल्पोपेरिनियोग्राफी, कोल्पस मतलब वजाइना, राफी मतलब सूचरिंग, पेरिनियम मतलब पेरिनियम। तो इसमें पेरिनियम वो भी वीक हो रहा था तो पोस्टीरियरली हम करेंगे पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोग्राफी। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स। एंटीरियर कोल्पोग्राफी, मैकाल कल्डोप्लास्टी फॉर एंट्रोसिल एंड पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोग्राफी। कि अब देखते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। तो प्रोलैप्स जो होता है वो होता है अगर मसल या फिर लिगामेंट जो सपोर्ट कर रहा होता है यूट्रस को वो वीक हो जाए तो होता है प्रोलैप्स। कि मसल्स एंड लिगामेंट विच आर सपोर्टिंग द यूट्रस बिकम वीक। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो मेनोपॉज हो सकता है एक, तो एल्डरली पेशेंट उसकी वजह से, रिपीटेड चाइल्ड बर्थ मल्टीपेरिटी, फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, पेरिनियल टियर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। फिर ये सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। अदर रिस्क फैक्टर आर सिगरेट स्मोकिंग, क्रॉनिक इंक्रीज इन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, स्पाइना बाइफिडा जिसमें कंजेनिटल प्रोलैप्स देखने को मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पुडेंडल नर्व इंजरी, ये लिवेटर एनआई को सप्लाई कर रही थी तो इसकी नर्व इंजरी होगी तो प्रोलैप्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक इन मार्फान सिंड्रोम एंड एरलेस डाउनलॉस सिंड्रोम। एल्ड्रस डाउनलॉस सिंड्रोम एंड मार्फान सिंड्रोम जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इसमें लिगामेंट एंड मसल वीक हो जाएंगे। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इन शॉर्ट प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए इंट्राएब्डोमिनली, या फिर मसल एंड लिगामेंट वो वीक होने चाहिए। रिपीटेड चाइल्ड बर्थ मल्टीपेरिटी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, पेरिनियल टियर एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये सारे रिस्क फैक्टर है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ द प्रोलैप्स, उसमें फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, एक तो ये फीलिंग होगी, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना। फिर प्रेशर फील होगा इनसाइड द वजाइना। देन डीक्यूबाइटस अल्सर ऑन द प्रोलैप्स पार्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब सपोज ये प्रोलैप्स पार्ट है तो इसमें हमें एक अल्सर देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं डीक्यूबाइटस अल्सर ऑन द प्रोलैप्स पार्ट। ये दिखेगा ड्यू टू वीनस कंजेशन, नॉट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द थाई वाइल वॉकिंग। ओके, ड्यू टू वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा डीक्यूबाइटस अल्सर। डीक्यूबाइटस अल्सर, फिर उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, हम जब प्रोलैप्स की सर्जरी करेंगे उससे पहले हमें डीक्यूबाइटस अल्सर उसको ट्रीट करना होगा। तो उसके लिए हम पैकिंग करेंगे विथ एक्रीफ्लेविन एंड ग्लिसरीन। एक्रीफ्लेविन विच इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड ग्लिसरीन विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। एक्रीफ्लेविन एंड ग्लिसरीन देंगे पेशेंट को। फिर अदर सिम्टम्स भी होते हैं लाइक बैक पेन ज़्यादा हो जाता है, ड्रैगिंग पेन इन द पेल्विस, डिस्पेरोनिया, डिफिकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे दूसरे फीचर्स। इन मेन सिम्टम्स यही है। डीक्यूबाइटस अल्सर याद रखना है और उसकी मैनेजमेंट एक्रोफ्लेविन एंड ग्लिसरीन। अब मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है और दूसरी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज से क्या होता है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये प्रिवेंट करता है प्रोलैप्स एंड या फिर इट प्रिवेंट्स प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोलैप्स। तो ये पहली हो गई कीगल्स एक्सरसाइज। दूसरी हो सकती है रिंग पेसरी। रिंग पेसरी ये इस तरीके की देखने को मिलती है। रिंग पेसरी ये इट इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइंग डिवाइस। इसमें क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे प्रोलैप्स हो गया तो हम ये रिंग पेसरी इंसर्ट करेंगे और फिर जो भी प्रोलैप्स पार्ट है उसे हम वापस अपनी जगह पे हेल्ड करके रखेगा ये डिवाइस, रिंग पेसरी। इसका प्रिंसिपल, इट डजंट अलाउ यूट्रस टू द प्रोलैप्स। मोस्ट कॉमन यूज्ड आर गैलहॉर्न एंड डोनट पेसरी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक परमानेंट क्योर नहीं है यूट्राइन प्रोलैप्स का। इट हैज़ टू बी चेंज्ड एवरी मंथ या फिर एवरी 3 months, कि इसे बार बार चेंज करते रहना पड़ता है। इट हेल्प्स टू मैनेज यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स एंड सिस्टोसिल। तो यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स एंड सिस्टोसिल को मैनेज के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इंडिकेशन है इसकी, प्रोलैप्स इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, प्रोलैप्स इन द पोस्टपार्टम पीरियड या फिर परप्यूरम, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सर्जरी और इफ पेशेंट रिफ्यूजेस टू सर्जरी। तो ये इसकी इंडिकेशन है। ओके, प्रोलैप्स इन प्रेग्नेंट फीमेल तो उसमें हम रिंग पेसरी यूज़ करेंगे। अगर आफ्टर डिलीवरी हुआ तो फिर उसमें भी हम रिंग पेसरी यूज़ करेंगे। या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सर्जरी, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एनेस्थीसिया या फिर पेशेंट रिफ्यूज टू सर्जरी, उसमें भी हम रिंग पेसरी देंगे। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। इट हैज़ टू बी चेंज्ड एवरी मंथ या एवरी 3 month।
तो ये पहली मैनेजमेंट हो गई रिंग पेसरी। अब सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स देखें तो इसमें पेशेंट की प्रेफरेंस के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो सपोज़ कोई फीमेल है 40 ईयर्स, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई, उसे कोई भी फर्दर जो चाइल्ड नहीं चाहिए, फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ये फीमेल को है सेकंड या थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, सिस्टोसिल या रेक्टोसिल, ये प्रॉब्लम है उसको। सिस्टोसिल के लिए तो हम करेंगे एंटेरोकोल्पोग्राफी, रेक्टोसिल के लिए पोस्टीरियर कोल्पोपेरनियोग्राफी। इन दोनों प्रोसीजर को कंबाइन करके हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर रिपेयर, पेल्विक फ्लोर रिपेयर। अब पेशेंट ऑलरेडी 40 ईयर्स की है, पेशेंट को फैमिली जो कंप्लीट हो गई है, उससे फर्दर कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो इस केस में हम जो भी प्रोलैप्स होगा उसके लिए हम करेंगे वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, ये वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। अब वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी एंड पेल्विक फ्लोर रिपेयर, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं वार्ड मेयो हिस्टेरेक्टोमी, वार्ड मेयो हिस्टेरेक्टोमी। कि वार्ड मेयो हिस्टेरेक्टोमी इज वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस पेल्विक फ्लोर रिपेयर। अब आफ्टर वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी चांसेस रहते हैं कि वॉल्ड प्रोलैप्स हो जाए या फिर एंट्रोसिल हो जाए। ओके, ये सपोज हमने हिस्टेरेक्टोमी कर दी तो हिस्टेरेक्टोमी करने के लिए हम जो सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस थे, जो लिगामेंट्स थे, उससे भी हमें कट करना पड़ेगा। तो जो ऊपर के लिगामेंट थे, यूट्रोसेक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट, वो ये अपर पार्ट ऑफ वजाइना लेवल 1 सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वजाइना को, तो अपर पार्ट ऑफ वजाइना उसका भी सपोर्ट लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से होगा ये वॉल्ड प्रोलैप्स या फिर अपाइकल प्रोलैप्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इमीडिएटली आफ्टर द वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी हम क्या करते हैं, ये यूट्रोसेक्रल लिगामेंट लेते हैं और उससे हम ये वजाइना को सस्पेंड कर देते हैं। ओके, वॉल्ड प्रोलैप्स या अपाइकल प्रोलैप्स इज प्रिवेंटेड बाय यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग हिस्टेरेक्टोमी। इसमें हम यूट्रोसेक्रल लिगामेंट को अटैच कर देते हैं टू द अपेक्स ऑफ द वजाइना और फिर उसे हम सस्पेंड कर देते हैं ताकि ये अपर पार्ट ऑफ द वजाइना उसे सपोर्ट प्रोवाइडेड रहे। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। वॉल्ड प्रोलैप्स के लिए वॉल्ड प्रोलैप्स प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन। एक तो हो गया ये वॉल्ड प्रोलैप्स, दूसरा एंट्रोसिल भी हो सकता है। एंट्रोसिल के लिए हमने देखी थी ट्रीटमेंट मैकालकल्डोप्लास्टी, वो हम कर देंगे। ओके, तो पहला केस हमने देख लिया। अब देखते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, मतलब एज 60 to 65 ईयर्स विथ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द सर्जरी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। तो पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है एंड पेशेंट हैज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द सर्जरी। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम करेंगे लीफॉर्ट कोल्पोक्लाइसिस। ओके, इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे, लीफॉर्ट कोल्पोक्लाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल जो होती है उसको हम सूचर कर लेते हैं। सूचर कर लेंगे तो फिर ये जो प्रोलैप्स है वो नहीं होगा। लेकिन ये यंग पेशेंट में नहीं करते क्योंकि इसमें कॉइटल फंक्शन वो हैम्पर्ड होता है एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड टू कम आउट। ये लीफॉर्ट कोल्पोक्लाइसिस, जिसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल वो सूचर कर लेते हैं हम, लीफॉर्ट कोल्पोक्लाइसिस, एंड इट इज़ नॉट डन इन यंग पेशेंट। फिर उसके बाद तीसरा केस, एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल विथ कोमॉर्बिडिटीज, अगेन सेम, लेकिन इसमें एनेस्थीसिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कोई भी रीजन से एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसमें एनेस्थीसिया लंबे टाइम तक तो नहीं देना पड़ता, लोकल एनेस्थीसिया से ही हो जाता है, लेकिन इस पेशेंट में एनेस्थीसिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो इसमें हम यूज़ करेंगे वो रिंग पेसरी। अब उसके बाद केस 4 देखते हैं। केस 1, 2, 3 हमने देख लिया। केस 4, यंग फीमेल है और उसे फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहिए होती है। तो इसमें मैनेजमेंट क्या होगी, तो इसमें हम पहले यूट्रो सर्वाइकल लेंथ देखेंगे। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम करेंगे स्लिंग सर्जरी। अगर वो इंक्रीज्ड है यूट्रो सर्वाइकल लेंथ तो फिर हम फोथरगिल्स सर्जरी करेंगे। अब ये दो सर्जरी होती क्या है वो देखते हैं। पहले देखते हैं स्लिंग सर्जरी के बारे में। अब स्लिंग सर्जरी ये हम तब करेंगे जब पेशेंट को फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहिए होती है। इसका प्रिंसिपल है सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स। इसमें हम एक जो स्लिंग का मटेरियल होता है उसे कहते हैं मर्सलिन टेप। इसका प्री रेक्विजिट है कि इसमें नॉर्मल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ होनी चाहिए। ओके, पेशेंट शुड हैव नॉर्मल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ, ये उसका प्री रेक्विजिट है। अगर नॉर्मल नहीं हुई, इंक्रीज हुई तो फिर हम पहले करेंगे फोथरगिल्स सर्जरी। लेकिन स्लिंग सर्जरी अगर नॉर्मल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ हो तो डायरेक्ट स्लिंग सर्जरी। अब 2 टाइप की स्लिंग सर्जरी हो सकती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी। एंटीरियर उसमें भी 2 टाइप है, पुरांद्रे एंड खन्नास स्लिंग के, पुरांद्रे एंड खन्नास स्लिंग कि ये मैंने सिंपल ट्रीटमेंट बनाई हुई है स्लिंग सर्जरी की। एंटीरियर स्लिंग, पोस्टीरियर स्लिंग। एंटीरियर में पुरांद्रे एंड खन्नास स्लिंग, और पोस्टीरियर में शिरोडकर। पोस्टीरियर इसमें ऐसा रहा है तो फिर पोस्टीरियर में शिरोडकर, एंटीरियर में पुरांद्रे एंड खन्नास स्लिंग। अब पहले डायनामिक और स्टैटिक स्लिंग क्या होता है। डायनामिक उसका मतलब जो जहाँ पे हम स्लिंग अटैच करते हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, तो उसे कहते हैं डायनामिक स्लिंग। और ऐसा पॉइंट जो फिक्स्ड होता है लाइक बोनी स्ट्रक्चर जो फिक्स ही होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक स्लिंग। वहाँ पे अगर स्लिंग अटैच करेंगे उसे कहते हैं हम स्टैटिक स्लिंग। तो पुरांद्रे स्लिंग है, उसमें हम एक स्लिंग का एक साइड तो हम अटैच करेंगे यूट्रस से, दूसरी साइड जो हम अटैच करेंगे वो रेक्टस फेशिया। रेक्टस फेशिया एक सिंगल पॉइंट तो नहीं है, बहुत लंबी होती है लेंथ में रेक्टस फेशिया, तो वो एक डायनामिक स्लिंग का एग्जांपल है। पुरांद्रे उसमें हम अटैच करेंगे, इसमें आ रहा है पुरांद्रे रेक्टस फेशिया या रेक्टस शीट। खन्ना
वो एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक स्लिंग। इसमें हम एक एंड अटैच करेंगे टू द यूट्रस, दूसरा एंड टू द ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ओके, होपफुली क्लियर हो गया। ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये है सेक्रल प्रोमोन्ट्री। एंटीरियर स्लिंग में पुरान रे जो हम कहाँ अटैच कर रहे थे, रेक्टस फेशिया में, वो पुरान रे डायनामिक स्लिंग। फिर दूसरी ASIS, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये कौन सी स्लिंग थी, खन्ना स्लिंग। पोस्टीरियरली शिरोडकर स्लिंग, यहाँ पे हम सेक्रल प्रोमोन्ट्री के साथ अटैच कर देंगे, तो ये है शिरोडकर सेक्रल प्रोमोन्ट्री, इसमें भी SS। खन्ना स्लिंग तो अभी यूज़ नहीं करते क्योंकि इट हैज़ कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियाइटिस के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए खन्ना स्लिंग इज़ नॉट यूज्ड। पुरान एंड शिरोडकर स्लिंग अभी भी यूज़ होती है। अब ये जो शिरोडकर स्लिंग ये कौन से लिगामेंट को मिमिक करेगी, तो वो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट को मिमिक करेगी। एंड इट हैज़ मोर सक्सेस रेट एंड लेकिन मोर कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो। कॉम्प्लिकेशन जो है वो मोस्टली लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये शिरोडकर स्लिंग जो पोस्टीरियर स्लिंग है, एक एंड अटैच होता है टू द इस्थमस ऑफ द यूट्रस, अदर एंड इज अटैच टू द सेक्रल प्रोमोन्ट्री, इट मिमिक्स यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। अब इसमें होता क्या है, ये यूट्रस है, ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री, राइट और लेफ्ट दोनों स्लिंग होगी। तो राइट साइड में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेफ्ट साइड में मेनली कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये हमने स्लिंग हम लेके गए स्लिंग, यहाँ पे जेनाइटोफीमोरल नर्व होती है, तो इसके इंजरी के चांसेस रहते हैं। दूसरा यहाँ पे सिग्मोइड कोलन होता है, वो भी कि ये सिग्मोइड कोलन होता है, इसके भी ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे मिजेंट्रिक वेसल और यूरेटर भी होता है, तो इसके भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेन तो ये दो, सिग्मोइड कोलन है, जेनाइटोफीमोरल नर्व, इसकी इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डैमेज टू सिग्मोइड कोलन, जेनाइटोफीमोरल नर्व इंजरी, मिजेंट्रिक वेसल इंजरी एंड यूरेट्रिक इंजरी इन शिरोडकर्स स्लिंग विच इज़ अ पोस्टीरियर स्लिंग। अब हमने एक हाइब्रिड निकाला जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर स्लिंग कंबाइन करते, तो कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे हो रही थी, पोस्टीरियरली कॉम्प्लिकेशन हो रही थी ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम पोस्टीरियरली लेफ्ट साइड राइट साइड हम शिरोडकर स्लिंग यूज़ करेंगे, लेकिन एंटीरियरली हम लेफ्ट साइड पुरान रे स्लिंग यूज़ करेंगे। कि ये इमेज में हम पोस्टीरियरली राइट साइड हम शिरोडकर स्लिंग यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, और एंटीरियरली लेफ्ट साइड हम पुरान रे स्लिंग यूज़ करेंगे। तो इसे कहते हैं हम विरकुड स्लिंग विच इज़ अ कॉम्पोजिट स्लिंग। तो ये विरकुड स्लिंग, राइट साइड में पोस्टीरियर स्लिंग शिरोडकर, लेफ्ट साइड में एंटीरियर स्लिंग पुरान रे। ओके, तो ये पूरी थी स्लिंग सर्जरी। अब फोथरगिल्स या फिर मैनचेस्टर सर्जरी, फोथरगिल्स और मैनचेस्टर सर्जरी ये हम तब करते हैं जब यूट्रो सर्वाइकल लेंथ जो इंक्रीज़ होती है फीमेल में तब, या फिर पेशेंट को वो यंग फीमेल ही है, उसे फर्दर प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, तो फोथरगिल सर्जरी की या मैनचेस्टर सर्जरी, उसकी इंडिकेशन क्या होगी, एक तो यंग फीमेल, नो प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड बट कंटिन्यूएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी इंडिकेशन ऐसी यंग फीमेल है जिसे फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहिए होती है, लेकिन उसमें यूट्रो सर्वाइकल लेंथ वो इंक्रीज होती है, तो उसमें हम पहले फोथरगिल सर्जरी करेंगे और उसके बाद हम स्लिंग सर्जरी करेंगे। तो ये इंडिकेशन है फोथरगिल या मैनचेस्टर सर्जरी। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप है सुपरा वजाइनल सर्वाइकल एम्पुटेशन। तो ये हमारा वजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस, तो इसमें हम सुपरा वजाइनल सर्विक्स या इन शॉर्ट सर्वाइकल एम्पुटेशन करते हैं, ये वाला पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, सर्वाइकल एम्पुटेशन। तो इससे सर्विक्स की लेंथ कम हो जाएगी, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली, और अगर फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहिए होगी तो फिर हम बाद में स्लिंग सर्जरी कर देंगे। लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पे फाइब्रोसिस एंड अडिशंस फॉर्म हो जाता है, और यही प्रोलैप्स को प्रिवेंट करता था। लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये हुई कि अगर पेशेंट को फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहिए तो इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन होता है ड्यू टू सर्वाइकल स्टेनोसिस या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्विक्स तो मैं निकाल ही दिया, सर्वाइकल स्टेनोसिस या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होता है, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये फर्स्ट स्टेप था सर्वाइकल एम्पुटेशन। सेकंड पार्ट है प्लाइकेशन ऑफ कार्डिनल लिगामेंट। तो इसमें हम जो कार्डिनल लिगामेंट होता है साइड में से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, उसे हम रिमूव करते हैं थोड़ा सा पार्ट, और उसे हम एंटीरियरली अटैच कर देते हैं ताकि वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट था। तो इसे हम प्लाइकेट करते हैं और फिर उसे एंटीरियरली हम प्लेस कर देते हैं ट्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट के साथ, ताकि सपोर्ट जो है वो एंटीरियरली स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर थर्ड स्टेप कॉल्पोराफी, ये जो अगेन दूसरे कोई भी एक्स्ट्रा डिफेक्ट होंगे उसे करेक्ट करना है। तो ये 3 स्टेप्स है, सुप्रावजाइनल सर्वाइकल एम्पुटेशन, प्लाइकेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट एंड थर्ड इज कॉल्पोराफी। अब ये कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से सर्वाइकल एम्पुटेशन इज नॉट डन, डायरेक्ट प्लाइकेशन ऑफ कार्डिनल लिगामेंट वही करते हैं। तो अगर ओनली स्टेप 2 ऑफ द फोथरगिल्स रिपेयर इज डन तो उसे हम कहेंगे शिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनचेस्टर या फोथरगिल्स सर्जरी। ये शिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनचेस्टर और फोथरगिल सर्जरी।
जिसमें सिर्फ हम कार्डिनल लिगामेंट उसको प्लाकेट करके एंटीरियरली प्लेस कर देते हैं। तो ऐसे केस में सपोज अगर कोई फीमेल को फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहिए होगी तो वो भी हो सकती है, तो इसमें स्लिंग सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कि फिर दूसरे केसेस है एल्डरली फीमेल, नो प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड, नो मेंस्ट्रुएशन, जो हमने पहले देख लिया था वॉर्ड मायो वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। फिर एनी फीमेल विद कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द सर्जरी इज़ नॉट फिट, तो उसमें हम अगर यंग हुआ तो फिर रिंग पेसरी देंगे, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एनेस्थीसिया है तो उसमें हम रिंग पेसरी देंगे, लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं तो फिर उसमें हम करेंगे लीफोर्ड कोल्पोक्लाइसिस। इसमें मैंने पहले बताया था कि हम एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को सूचर कर लेंगे, लेकिन दूसरी मेथड है स्क्रैपिंग ऑफ द वजाइनल कैविटी, जिसमें हम वजाइनल कैविटी होता है उसको हम स्क्रैप कर लेंगे ताकि एडिशंस फॉर्म हो जाए और फिर प्रोलैप्स ना हो। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन कॉइटल फंक्शन वो अफेक्ट होता है, तो इसलिए हम यंग पेशेंट में नहीं कर सकते ये। और मैकार्डोप्लास्टी, उसकी डेफिनेशन ऑब्लिट्रेशन ऑफ द पाउच ऑफ डगलस टू प्रिवेंट एंट्रोसिल, कि जो पाउच ऑफ डगलस होता है उसे हम ऑब्लिट्रेट कर देंगे टू प्रिवेंट एंट्रोसिल, मैकार्डोप्लास्टी। दूसरी रिंग पेसरी की इंडिकेशन क्या है, तो प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स ड्यूरिंग परप्यूरम इफ पेशेंट रिफ्यूजेस सर्जरी या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एनेस्थीसिया। लेकिन रिंग पेसरी का कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तो ये परमानेंट क्योर नहीं है, हमें चेंज करते रहना पड़ता है रिंग पेसरी को बार बार। कॉम्प्लिकेशन है वजाइको वजाइनल फिस्चुला, कि वजाइनो वजाइकल फिस्चुला फॉर्म हो सकता है इन रिंग पेसरी। तो ये था पूरा मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द वजाइनल प्रोलैप्स तो बताया था, वो था यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन। मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स या वॉल्ड प्रोलैप्स तो एक एब्डोमिनल सर्जरी है जिसे कहते हैं मैश सेक्रल कोल्पोप्लेक्सी। इसमें मैश के थ्रू जो अपाइकल पार्ट ऑफ वजन है उसे हम सेक्रल प्रोमोन्ट्री के साथ अटैच कर देते हैं और उसे ये वॉल्ड को हम सस्पेंड कर देते हैं, तो इसे कहते हैं मैश सेक्रल कोल्पोप्लेक्सी। फिर दूसरी वजाइनल सर्जरी है जो हमने पहले देखी थी, यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन। फिर है सेक्रोस्पाइनल फिक्सेशन, सिर्फ नाम याद रखना, सेक्रोस्पाइनल फिक्सेशन, लीफोर्ड कोल्पोक्लाइसिस जो पहले देखी थी। एक चीज़ याद रखनी है, कोल्पो सस्पेंशन इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर वॉल्ड प्रोलैप्स। कोल्पो सस्पेंशन यूज़ होती है फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसका एग्जाम्पल है बर्श कोल्पो सस्पेंशन, कि कोल्पो सस्पेंशन नाम से लग रहा होगा कोल्पो सस्पेंशन वजाइना का सस्पेंड करता है, लेकिन इसमें इट इज़ नॉट यूज फॉर वॉल्ड प्रोलैप्स ट्रीटमेंट, इट इज़ यूज फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ट्रीटमेंट, बर्श कोल्पो सस्पेंशन। यही था पूरा प्रोलैप्स।